ओके, मोमेंट एंड लोकोमोशन। ठीक है, चैप्टर बहुत ही आसान है, चैप्टर बहुत ही आसान है और इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि ह्यूमन फिजियो में आता है और ह्यूमन फिजियो टोटली इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो ये हमारे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 20 है और क्वेश्चन का यहाँ पे वेटेज जो है वो 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन जो है हर एक साल एग्जामिनेशन में नीट में पूछे ही जाते हैं अपन। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत ही बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे मोमेंट एंड लोकोमोशन के रिगार्डिंग, बहुत ही बेसिक चीजें। ठीक है, जो कि अमन हम लोग जानते हैं और उसी को हम लोग आज थोड़ा हाईलाइट करेंगे पॉइंट को। हम लोग इसको टिश्यू के साथ, कनेक्टिव टिश्यू वाला चैप्टर जो हमारा है, चैप्टर नंबर 7 जो है उसके साथ कोरिलेट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चैप्टर के हेडिंग पे चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डील व्हाट इज मोमेंट, ओके, एंड ऑल्सो व्हाट इज लोकोमोशन, एंड देन हम लोग उस दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो चलो तुम लोग सोचो एक मोमेंट जो है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, और लोकोमोशन को कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम लोग उसको डिफाइन करना स्टार्ट है ना। इसमें क्या होता है जानते हो, मोमेंट जो है एक ऐसा एक्ट है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपना बॉडी पार्ट जो है ना, ठीक है, पूरे होल बॉडी को नहीं, बॉडी का कोई पार्ट जो है उसको, ठीक है, वो जो हमारा है चेंजिंग इन पोजीशन करता है, सॉरी, ये जो बॉडी पार्ट है वो अपना पोस्चर जो है उस पोस्चर को चेंज करेगा। ठीक है, विदाउट हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन पोजीशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बताएं, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ अभी, मैं भी सीट पे अपने कुर्सी चेयर पे बैठा हुआ हूँ, मेरा हाथ जो है वो चल रहा है, तो हाथ जो हमारा है वो एक तरीके से पोस्चर अपना चेंज कर रहा है। अभी मेरा जो फिंगर्स थे वो सीधे थे और फिंगर्स जो है सारे फिंगर्स पेन टैब को पकड़े हुए हैं ना, पेन को पकड़े हुए हैं। तो इस तरीके से देखेंगे तो ये मोशन हो रहा है एक तरीके का ना। हमारा जो बॉडी पार्ट है, हमारा टंग है, अभी वो अपना पोस्चर चेंज कर रहा है, लगातार वर्ड्स निकल रहा है ना। तो बोल सकते हैं कि ऐसा एक्ट जिसमें हमारे बॉडी का कोई पर्टिकुलर फ्रैगमेंट है, होल बॉडी भी में भी हो सकता है, बट जनरली हम बॉडी पार्ट यूज करते हैं। ठीक है, हमारा बॉडी पार्ट जो है वो अपना पोस्चर चेंज करता हो, लेकिन कंडीशन यहाँ पे है कि जो पोजीशन जो है वो चेंज ना करता हो। ठीक है, मान लो रामलाल यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, और रामलाल यहाँ पे गाना गा रहा है, ठीक है, और नाच भी रहा है वहीं पे उसी जगह पे बैठे बैठे वो सारा काम कर रहा है, तो बोल सकते हैं रामलाल जो है वो मूवमेंट कर रहा है ना। लेकिन अगर वहीं पे ऐसा हो कि रामलाल जो है यहाँ से दौड़ करके चला गया अपने घर में किसी काम, किसी चीज को लेने के लिए, और घर में जाकर वहां पे गाना स्टार्ट कर दिया या कुछ भी करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अभी क्या हुआ है, ये अभी बाहर में था, आउटसाइड था ना, अब जो है वो अपने रूम में चला गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, वो अपना एक तरीके का प्लेस जो है उस प्लेस को चेंज किया। ठीक है, अगर प्लेस चेंज हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे भाई साहब लोकोमोशन ना। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि हमारा मूवमेंट क्या होता है, लोकोमोशन क्या होता है। हमने यहाँ पे बताया कि ऐसा एक्ट जिसमें हमारा बॉडी पार्ट अपना पोस्चर चेंज करे लेकिन पोजीशन चेंज ना करे, मोमेंट कहलाएगा। और अगर हमारा जो बॉडी पार्ट है ऐसा एक्ट हो जिसमें हमारा बॉडी पार्ट जो है वो अपना पोजीशन चेंज करे, ठीक है, अगर अपना पोजीशन चेंज करे तो उसको हम लोग बोलेंगे कि भैया यहाँ पे जो है ना लोकोमोशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक ना, तो बहुत ही सिंपल डिफिनेशन था, आपको देखना है कि कहाँ पे पोजीशन चेंज हो रहा है, कहाँ पे पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, उस आधार पे हम लोग मोमेंट एंड लोकोमोशन जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, यहाँ से वो एक कॉन्सेप्चुअल कभी कभी पूछ दिए जाते हैं जनरली, हमारा जो पेड़ है एक ट्री, उस ट्री के बारे में क्या ख्याल है, डज इट परफॉर्म लोकोमोशन और नॉट, क्या बोलेंगे आप, मोमेंट कर ये लोकोमोशन करता है? सर मूवमेंट करता है। गुड। अगर हम लोगों से कोई पूछे कि प्लांट जो है हमारा मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या क्या परफॉर्म करना है करता है, ठीक है, तो नो डाउट हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या, ध्यान देना, एक प्लांट जो है वो कभी भी अपना जगह चेंज नहीं करता है ना, प्लांट जहाँ पे बैठा हुआ है वहीं पे बैठा हुआ रहता है और वहीं से वो मतलब अपना सारा काम करता है, उसको बाहर कहीं पे जाने की जरूरत नहीं होती हम लोगों जैसे। तो नो डाउट वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि लोकोमोशन यहाँ पे परफॉर्म नहीं होता है। लेकिन भाई साहब मोमेंट यहाँ पे होता है कैसे, देखो यहाँ पे सन है, सन से लाइट आ रही है ना, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट करेगा उधर वो ना, उसका जो उसकी डाली है, उसकी टहनियां हैं, उसके ब्रांचेज जो है उधर मूव करना स्टार्ट कर देंगे सन की तरफ, ताकि ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर सके। हम लोग बोल सकते हैं कि अपना जो है ना बॉडी का पोस्चर चेंज करना स्टार्ट कर दिया।
लाइकवाइज मान लो अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी है, ठीक है, इस तरफ पानी नहीं था, तो उसके जो रूट्स हैं वो इधर जो ट्रॉपिकली जो है मूव करना स्टार्ट कर देंगे। बोल सकते हैं कि रूट जो है उसका अपना पोस्चर चेंज कर रहा है, किसी पर्टिकुलर साइड जो है सॉइल का रूट भागना स्टार्ट करती है। उस आधार पे भी हम लोग बोल सकते हैं कि भैया यहाँ पे जो है ना क्या हो रहा है, हमारा जो ये मोमेंट जो है वो हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं एक प्लांट में हमारा मोमेंट जो है वो पॉसिबल है, बट लोकोमोशन जो है वो पॉसिबल नहीं, ठीक है। जनरली कभी कभी पूछ दिया जाता है, इसलिए अपन यहाँ पे इस चीज को हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक ना। तो हम लोग इस चैप्टर में मोमेंट एंड लोकोमोशन दोनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मोमेंट को भी हम लोग डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट लोकोमोशन आल्सो, ठीक ना। तो चलो हम लोग मोमेंट को डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा उससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मोमेंट के बारे में और कुछ हम लोग आइडिया लगाते हैं, ठीक है, ध्यान देना। अगर हम लोग अपने बॉडी में मोमेंट के बारे में बात करेंगे ना, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे तरीके के मोमेंट होते हैं, ठीक है। ब्रॉडली उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू अवर टेक्स्ट बुक। हम लोग उसको 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। किसमें किसमें? तो ध्यान दो, सबसे पहला जो हमारा है, कुछ हमारे सेल्स हैं, सेल के हम लोग लेवल पे बात कर रहे हैं यहाँ पे, सेल के लेवल, चूंकि हमने पहले जिक्र कर दिया है कि हम बॉडी के पार्ट की बात कर रहे हैं। जब भी मोमेंट की बात करेंगे बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट या फ्रैगमेंट की बात करने जा रहे हैं, ठीक ना। अगर हम लोग अपने बॉडी के अंदर में देखें तो पता चलेगा कि हमारे जो सेल्स है ना बॉडी के अंदर में, वो बहुत अलग अलग तरीके का मूवमेंट जो है वो हमारा जो है वो पार्टिकुलरली शो करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग पहला एग्जांपल लें तो अमीबा लाइक जो है, ठीक है, मोमेंट हम लोग बोल सकते हैं ना। ध्यान देना, हमारे बॉडी में अमीबा के जैसे सेल्स मूव कर रहे हैं, लेकिन उस सेल्स के चलते हमारा कोई लोकोमोशन नहीं हो रहा। वो अपने आप में लोकोमोट कर रहा है, लेकिन हम लोकोमोट नहीं कर पा रहे हैं उसके चलते, इसलिए हम लोग उसको अगर अपने लेवल पे बात करें तो उसको हम लोग मोमेंट ही मान के चलते हैं। फेमस एग्जांपल जो हमारा है वो जितने भी WBCs हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स हैं, सारे के सारे उसमें आ जाएंगे। हमें तो पता ही है कि WBC जो है वो कैसे काम करता है, कैसे एक्ट करता है, मैं तुमको बताता हूँ, बहुत अच्छे से हम लोगों को पता है। वी नो वेरी वेल कि WBC जो है हमारा एक आर्मी मैन है। हमारी बॉडी में कहीं पे भी लोकल लेवल पे अगर प्रॉब्लम होता है तो WBC जाकर उसको सॉर्ट आउट करता है। मान लीजिए हमारा हाथ है, ठीक है, और लेट्स सपोज कि इस हाथ में हुआ क्या है कि यहाँ पे कुछ इन्फेक्शन हो गया ना, कुछ बैक्टीरिया या फॉरेन पार्टिकल आकर के यहाँ पे तहलका मचा रहा है, लोकल लेवल पे बदमाशी कर रहा है ना। तो उसमें होता क्या है आपको तो पता ही है, कुछ सिग्नल्स जो है वो हमारे बॉडी को, इम्यून सिस्टम को जाते हैं, और वो जो सिग्नल है अल्टीमेटली WBC के पास पहुंचता है, और WBC क्या होता है, वहां से उस सिग्नल के कारण से जहाँ पे तबाही मची हुई है वहां पे डिप्लॉय होना स्टार्ट होता है ना। और डिप्लॉय होने के लिए जरूरी है कि उसको कैपिलरी से पास करना पड़ेगा ना। और कैपिलरी के बारे में लोग जानते हैं, वो सबसे पतला वेसल्स है जहां से वो क्रॉस कर सकता है ना। तो ध्यान देना, ये जो कैपिलरी में जो हमारा जो स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू जो लगा हुआ है, होता क्या है कि वो स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू से होकर के क्रॉस करता है ना, नो डाउट यहाँ से होकर के वो क्रॉस करने वाला है। और ये जो स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू है उससे होकर के क्रॉस करेगा तो दोनों के बीच में जो जंक्शन है वहीं से करेगा ना, छोटा सा पतला सा स्पेस है, उस स्पेस से वो क्रॉस करेगा। ये हमारा WBC कुछ इस तरीके से यहाँ पे बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा है, कैसे यहाँ से क्रॉस करेगा। तो नो डाउट इसको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा, जस्ट लाइक अमीबा। अमीबा के बारे में तुम लोगों को पता ही है अमीबा कैसे मूव करता है। अमीबा जो है वो स्यूडो, उसका जो बॉडी है ना उसमें साइटोप्लाज्म जो है वो स्ट्रीम कर रहा होता है, जस्ट लाइक अ बैलून, जिसमें हम लोग पानी भर देते हैं छोड़ देते हैं तो बैलून जो है वो चलना स्टार्ट, ये करना स्टार्ट कर देगा, मूव करना स्टार्ट करेगा, वैसे ही, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलते हैं, ठीक ना। जिधर जाना हो उधर साइटोप्लाज्म है उसका एक्सोप्लाज्म मूव करना स्टार्ट कर देता है, उधर जो प्रोटूबियंस निकल जाते हैं और उस तरीके से वो आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। जस्ट यहाँ पे भी ऐसा ही होने वाला है। ये WBC बड़ा सा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कैपिलरी है इस कैपिलरी से होकर क्रॉस करेगा, क्रॉस करने के लिए उसको अपना शेप थोड़ा चेंज करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और चेंज करने के बाद फिर से जब वापस वो निकल जाएगा तो फिर वो अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे ये जो हमारा WBC जो है, जो कैपिलरी से क्रॉस होना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, अपना शेप चेंज करके वो मूव करते हैं, जस्ट लाइक दैट ऑफ अमीबा ना। ऐसे मूवमेंट को हम लोग एमोवाइडिक मूवमेंट के नाम से डिस्कस करते हैं ना। और ये जो टेक्निकल टर्म है इस मूवमेंट के लिए, WBC के मूवमेंट के लिए जिसमें वो कैपिलरी को क्रॉस करता है, इस टेक्निकल टर्म को हम लोग स्पेशल नाम देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जनरली पूछा जाता है, ठीक है। इसको डायफेडेसिस के नाम से, ठीक है।
इसको डायपेडेसिस के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे डायपेडेसिस क्या है तो बोल देना कि हमारा जो WBC है जब डिप्लॉय हो रहा होता है कैपिलरी के क्रॉस, जब लोकल लेवल पे जा रहा होता है, लोकल टिश्यूज में जा रहा होता है, तो उसके डिप्लॉय होने के इवेंट को या एमोबाइटिक मूवमेंट को हम लोग डायपेडेसिस के नाम से डिस्कस करते हैं। कभी कभी पूछा गया है इसको डायपेडेसिस किस में होता है। ध्यान देना ये WBC में हो सकता है, RBC में ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है, और प्लेटलेट्स छोटे होते हैं वो तो ऐसे ही क्रॉस कर जाते हैं, प्लेटलेट्स का तो चिंता करना नहीं। जनरली ये WBC में हमारा जो है वो होता है, ठीक ना। तो भाई साहब अगर हम लोग हमारे बॉडी में अगर पूछा जाए एमोबाइटिक मूवमेंट कहाँ पे हो रहा है तो नो डाउट हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो WBC है उसमें एमोबाइटिक मूवमेंट जो है वो होता है, ठीक है। चलिए अगले मूवमेंट के बारे में बात करते हैं जो कि सेल लेवल पे मूव कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सिलियरी लोकोमोशन, जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया सिलियरी मूवमेंट। नो डाउट नाम से पता चल रहा है सिलिया के कारण अगर मूवमेंट हो रहा हो तो उसको लोग बोलेंगे सिलियरी मूवमेंट ना, ड्यू टू सिलिया। कैसे होगा ध्यान देना, दो फेमस एग्जांपल है यहाँ पे, मैं दोनों का एग्जांपल यहाँ पे शो करता हूँ, ठीक है। पहला जो एग्जांपल है वो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उससे रिगार्डिंग हम लोग को पहले हमने डिस्कस भी कर लिया है चैप्टर नंबर 17 में। अगर हम लोग अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे तो ये हमारा ट्रैकिया ब्रांची में टूट रहा है ना, और वो जो है अल्टीमेटली लंग्स में इस तरीके से ना। अगर हम लोग ट्रैकियल वॉल को देखें तो यहाँ पे जो एपिथेलियम टिश्यू पड़े हुए हैं, नो डाउट तुमको पता है यहाँ पे जो हमारा एपिथेलियम टिश्यू है वो सिलिएटेड है, सिलिया इसमें प्रेजेंट है। सिलिया क्यों प्रेजेंट है भाई साहब ध्यान दीजिए। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम लोग सांस ले रहे होते हैं ना तो बहुत ज्यादा संभावना है कि उसके साथ जो डस्ट पार्टिकल है बहुत छोटे छोटे माइक्रोन लेवल के वो चला जाए अंदर में, और चला अगर अंदर में वो चला गया और मान लो कि वो इस तरह से जाते जाते एल्विलाई में जाकर के वो हमारे जाकर के बैठ गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, एम्फाइसमा जैसा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, उसे बचना है भाई साहब। तो है क्या यहाँ पे सुरक्षा की परत लगी हुई है, बहुत सारे ऐसे सेल्स यहाँ पे है जो कि म्यूकस सीक्रेट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं चिपचिपा, कुछ मटेरियल जो होता है वो सीक्रेट होगा, एंड दिस ऑन सीक्रेटिंग आर लुब्रिकेटिंग द होल सरफेस इनर सरफेस ऑफ द ट्रैकियल वॉल, ठीक है। और होगा क्या जैसे ही डस्ट पार्टिकल अंदर में गया कहीं ना कहीं इस म्यूकस के साथ चिपकेगा ही, और जब चिपक जाएगा तो है क्या इसको बाहर निकालना है, पकड़ तो हम लोग लिए बाहर निकालना है। बाहर निकालने के लिए क्या किया जा सकता है, तो होता क्या है कि यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होता है, एंड दिस वन सीलिया, ये जो सीलिया मैं आपको ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, ये क्या करता है एक कोऑर्डिनेटेड रिदमिक मूवमेंट स्टार्ट करता है ऊपर की तरफ, सब जो है ना ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, और जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा अलोंग विद म्यूकस वो डस्ट पार्टिकल जो है बाहर हमारा निकल जाता है ना। तो ध्यान देना सेल वहीं पे बैठा हुआ है, सेल मूव नहीं कर रहा है, लेकिन मूवमेंट के लिए वो क्या कर रहा है, जो हमारा ये डस्ट पार्टिकल है उसको बाहर निकालने में मदद कर रहा है। ऐसे मूवमेंट को हम लोग सिलियरी मूवमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। सिलिया के चलते क्या हुआ हमारा यहाँ पे डस्ट पार्टिकल को हमने अपने एल्वेलाई में भरने से बचा लिया ना। चलो दूसरा एग्जांपल हम लोग बात करते हैं, सेकंड एग्जांपल। ये तो भाई मेल और फीमेल दोनों में होने वाला है क्योंकि ट्रैकिया तो दोनों में प्रेजेंट होता है। हम लोग दूसरे की बात करते हैं, दूसरा जो हम बता रहे हैं वो ओविडक्ट का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जो हमारा फैलोपियन ट्यूब है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये मोमेंट केवल फीमेल में होता है, ठीक है। हम लोग को पता ही है ये यूट्रस हो गया, यूट्रस आगे दिस वन सर्विक्स एरिया एंड slightly broader area is vagina, okay. Next to it this one is fallopian tube having some wide lumen, this one is called ampulla, just at the wall this one ovary ये प्रेजेंट है हमारा ना। मैं एक ही दिखाता हूँ, और इस तरीके से फेमराई के जरिए ओवरी जो है वो पकड़ है वो है उसको कैच मतलब उसको एडहेयर किया हुआ है। ध्यान देना होता क्या है फीमेल में नो डाउट 14वें दिन जो है वो ओवुलेशन होता है, ओवा निकलेगा ना। और ओवा के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से पता है, ओवा और स्पर्म में सबसे बिगेस्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि स्पर्म के पास चलने के लिए कुछ चीजें होती है जिसको हम लोग फ्लैजेला के नाम से जानते हैं, बट ओवा जो हमारा है ना नॉन मोटाइल सेल, उसके पास चलने के लिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। उसके पास चलने के लिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। तो भाई साहब यहां से ये ध्यान देना जो ओवा हमारा निकला फीमेल में एट द 14th डे, जो यहां से निकला वो आगे कैसे मूव करता है ये सोचने वाली बात है। कैसे इस फैलोपियन ट्यूब को क्रॉस करता है और कैसे यहाँ पे जाकर के किस जगह पे
वो पहुंचता है। अगर इसके बारे में बात करेंगे तो दो कारण है यहाँ पे इसके मूवमेंट करने का। ओवा जो हमारा है उसके यहां से वहां पहुंचने का दो रीजन। पहला जो रीजन है दैट वन इज वेरी, ये बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा नहीं है लेकिन एक्चुअली में है। पहला जो रीजन यहाँ पे मूवमेंट करना है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। ठीक है, जैसे हमारा फूड पाइप, तुमको पता ही है हमारे फूड पाइप में कैसे क्या होता है, रेगुलरली कॉन्स्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन के जरिए फूड जो है हमारा माउथ से हमारा जो रेक्टम है वहां तक पहुंचता है, जो भी कुछ पार्टिकल है वो। वैसे ही यहाँ पे भी एक मूवमेंट होता है स्मूथ मसल के कारण जो कि आगे की तरफ उसको ले जाने में मदद करता है। एक्चुअली एट द 14 पे होता क्या है, जैसे ओवुलेशन होगा ना कुछ मात्रा में ऑक्सीटोसिन भी निकलता है, और उस ऑक्सीटोसिन के चलते होता क्या है कि यहाँ का स्मूथ मसल जो मायोमेट्रियम है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा और आगे की तरफ उसको मूव कराने में मदद करता है। तो पहला तो यहाँ पे मूवमेंट जो हमारा हो रहा है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है, ओवा को ले जाने में मदद करेगा, लेकिन इससे ओवा जाने वाला नहीं। तो भाई सब कैसे जाएगा ओवा इस आगे? तो होता क्या है कि जैसे वहां पे सिलिएटेड एपिथेलियम परसेंट था दैट सेम लाइक दैट, यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे ना तो पता चलेगा इसके वॉल पे बहुत सारे सिलिएटेड एपिथेलियम बैठे पड़े। ठीक है, जैसे ही ओवा आएगा ओवा को वेलकम करने के लिए वो तैयार है। जैसे ही ओवा उसके पास में आएगा उसके बॉडी के ऊपर में पड़ेगा, सिलिया के ऊपर में पड़ेगा, वो एक तरीके का हमारा उछालने वाला जो मोमेंट है वो उछालने वाला मोमेंट स्टार्ट करेगा, और इस तरीके से ओवा जो है उसको वो आगे बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा है क्या हो रहा है, सिलियरी मूवमेंट भी यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, मीन्स दैट वी कैन से दैट कि ओवा जो है उसका यहाँ पे जो हमारा ओवा जो ओवरी से होकर के हमारा जो यूट्रस तक पहुंचा है वो इस दोनों मूवमेंट के लिए हुआ है। इसमें हमको जानना था सिलियरी मूवमेंट। ठीक ना, तो ध्यान देना अल्टीमेटली ओवा के लेवल पे ये लोकोमोशन हो रहा है, बट हमारे बॉडी में क्या है, चेंज इन पोजीशन हो रहा है। तो हम लोग इसको मोमेंट के तौर पे मान के चलेंगे, हम लोग कभी भी इसको लोकोमोशन नहीं बोलेंगे। अगर आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई ओवा के लेवल पे बताओ लोकोमोशन है या मूवमेंट है, तो ओवा के लेवल पे तो नो डाउट लोकोमोशन है। बट अगर हमारे बॉडी में एज अ लिविंग बीइंग बात किया जाए तो हमारे बॉडी का एक पोस्चर जो है ना हमारे बॉडी में ही थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है। ठीक है, हमारे बॉडी में चेंजिंग हुआ, यहाँ का पार्टिकल यहाँ चला आया है हमारे बॉडी में, लेकिन है तो हमारे बॉडी के अंदर में ना, ऐसा तो नहीं कि हमारी बॉडी से बाहर निकल गया है। तो हम लोग अपने बॉडी के लेवल पे बात करेंगे तो नो डाउट ये हमारा मूवमेंट है, उसी में कंसीडर। ठीक है ना, तो दिस वन इज सिलियरी मूवमेंट। ठीक है, सिलिया के द्वारा किया गया मूवमेंट। हाँ, यहाँ पे एक मोमेंट जो है जनरली उसको छोड़ दिया जाता है, लेकिन मैं यहीं पे बता देता हूँ। तुमको तो पता ही है सिलिया का बड़ा भाई जो उसको फ्लैजेला बोलते हैं ना, जस्ट सिलिया के जैसा ही कंपोजिशन है बट साइज उसका बड़ा हो गया है, फ्लैजेला बोलते हैं। और अगर फ्लैजेला के चलते मूवमेंट हो जाए तो उसको फ्लैजेलर मोमेंट के नाम से हम लोग जानेंगे। वन मिनट, या उसको हम लोग फ्लैजेलर मोमेंट के नाम से जानेंगे। और खास बात ये है कि ये जो फ्लैजेलर मोमेंट है दिस वन इज ओनली हैपनिंग इन केस ऑफ मेल ना। हमें पता है ना मेल में एकमात्र ऐसा सेल है जिसमें फ्लैजेला पाया जाता है एंड दैट वन इज स्पर्म ना। ये जो स्पर्म है, ये स्पर्म जो है उसके पास में क्या है, उसके पास में फ्लैजेला है ना, और उस फ्लैजेला के चलते स्पर्म जो है वो अपना मोशन परफॉर्म कर सकता है। लेकिन तुम बताओ क्या स्पर्म के मूवमेंट को हम लोग लोकोमोशन बोल सकते हैं? कभी नहीं। स्पर्म इजैकुलेट हुआ है तो हुआ है, उसके चलते हमारा बॉडी तो अपना पोजीशन चेंज नहीं ना कर रहा है, बॉडी का कुछ पार्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो उससे हमको क्या लेना देना। हम जो भी बात करेंगे अपने डिफरेंस में करेंगे ना, हम अपना पोजीशन चेंज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं उसके कारण, बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। स्पर्म गया हमारा बॉडी का उसके लेवल पे लोकोमोशन हुआ है, हमारे बॉडी को हमारे लेवल पे लोकोमोशन नहीं हुआ ना। दैट्स व्हाई वी कैन, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारा जो है फ्लैजेलर मोमेंट जो है वो केवल और केवल मेल में ही होता है, ओनली इन मेल। ठीक है, केवल और केवल जो है वो मेल जो है उसी में हमारा फ्लैजेलर मेल मोमेंट होता है। इसको जनरली हम लोग हाईलाइट नहीं रखते हैं क्योंकि एकमात्र स्पर्म जो हमारा इस तरह का मूवमेंट करने में ध्यान दें। अब हम लोग तीसरा मूवमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि सबसे ब्रॉड है और जिसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं, डिस्कस करना है हम लोग को। ठीक है, तीसरा जो मोमेंट हमारा है नो डाउट हमारे मसल्स के चलते क्रिएट होता है एंड दैट वन इज नोन एज मस्कुलर मोमेंट ना, मस्कुलर
जो हमारा मोमेंट है हम लोग उसके बारे में अब बात करें। ठीक है, हमने बताया था रामलाल जो है वो अपने घर में जा रहा है टीवी बंद करने के लिए या फैन ऑफ करने के लिए। तो वहां पे जो वो गया वो अपना पोस्टर जो है वो भी चेंज किया ना। तो रामलाल वहां पे बैठ के गाना भी गा रहा था चुपचाप ना। तो वो अपना पोस्टर चेंज कर रहा था रामलाल ना। तो वो जो गाना गा रहा था बैठ करके सिंगिंग कर रहा था ना, या वो डांसिंग कर रहा था, एक ही जगह पे बैठकर थिरक रहा था, इधर उधर जा नहीं रहा था, एक ही जगह बैठा हुआ है ना। वो जो है ना बैठ करके रीडिंग एंड राइटिंग कर रहा था ना। तो इन सब चीजों में पोजीशन चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, पोस्टर चेंज कर लेने पे भी काम चल जाता है ना। तो रामलाल ने ये सारा काम जो किया है ना, ये सारे काम को हम लोग मोमेंट के अंदर भी रखते हैं। ठीक है, क्योंकि पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे पोस्टर चेंज होने के बाद काम हमारा बन गया ना। तो कुल मिलाकर के मोमेंट जो हमारा है वो पोस्टर का चेंज होना है। 3 तरीके का हम लोग ह्यूमन बॉडी में देखते हैं, एमीबा के जैसे डब्ल्यूबीसी परफॉर्म करता है, सिलिया के जैसे ट्रैकिया और हमारा फैलोपियन ट्यूब में होता है, फ्लैजेलर मूवमेंट भी एक होता है। हाँ? और जो तीसरा जो हमारा है वो मस्कुलर मूवमेंट, लोकोमोशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। ध्यान देना, अगर हम लोग लोकोमोशन को डिफाइन करना चाहें तो नो डाउट लोकोमोशन जो हमारा है वो चेंज इन पोजीशन है। ठीक है, लेकिन ये चेंज इन पोजीशन किसके कारण है, ड्यू टू विच। एक मिनट, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस लग रहे हैं। ओके, गुड सिस्टी। हाँ, ये चेंज इन पोजीशन जो है किसके कारण है, ये तो इंपॉर्टेंट चीज हो गया ना। ड्यू टू विच, किसके कारण ये हमारा पोजीशन चेंज हो रहा है। अगर हम लोग उसके बारे में बात करें किसके कारण चेंज हो रहा है, तो भाई साहब रामलाल अल्टीमेटली जो घर जा रहा है वो अपने मोमेंट के चलते ही ना जा रहा है। हाँ ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो ड्यू टू व्हाट, मोशन या मूवमेंट जो है, उस मूवमेंट के चलते ही रामलाल अपने घर के अंदर में गया। अगर वो मूवमेंट नहीं करना ना तो फिर लोकोमोट नहीं कर पाता ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लोकोमोशन जो हमारा ना चेंज इन पोजीशन है, लेकिन अगर किस कारण से कोई पूछ दे तो हम लोग बोल सकते हैं ड्यू टू मोमेंट, मोमेंट के चलते ही हमारा लोकोमोशन हो रहा है। अगर मोमेंट नहीं होता तो हम लोग बोल सकते हैं कि लोकोमोशन का भी कोई इमेजिनेशन ही नहीं किया जा सकता था, सोचा ही नहीं जा सकता ना। तो एक चीज यहां से हम लोग को समझ में आ रहा है कि एवरी लोकोमोशन इज अ मूवमेंट। ये स्टेटमेंट पे ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नीट में पूछा जा सकता है। हर एक लोकोमोशन जो है एक मूवमेंट है, लेकिन भाई साहब अगर इसका उल्टा चलते हैं तो गड़बड़ हो जाए ना। अगर आपसे कोई पूछ बोल दें कि ये स्टेटमेंट बताइए, एवरी मूवमेंट इज लोकोमोशन, अगर ये आपसे पूछ दिया जाए तो अगर हम लोग हाँ बोल देंगे तो प्राश्चित हो जाएगा, बेईमानी हो जाएगी, काटना पड़ेगा इस स्टेटमेंट को। ये कभी भी संभव नहीं है ना। हर एक मोमेंट लोकोमोशन कभी भी नहीं हो सकता है ना, लेकिन हर एक लोकोमोशन जो है वो मोमेंट से बना हुआ, ये हम लोग को पता है ना। तो यहां से इंपॉर्टेंट जो कंक्लूजन हम लोग को निकल के आ रहा है वो ये है कि हर एक मोमेंट जो है वो लोकोमोशन नहीं हो सकता है, लेकिन हर एक लोकोमोशन जो है वो मोमेंट हो सकता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है, और एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ जो है हम लोग को यही समझाता है। हम लोग को यहाँ पे लोकोमोशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगा, हम लोग ये भी डिस्कस करिए ड्यू टू मोमेंट हो रहा है। चलो हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं ड्यू टू मोमेंट, कौन सा मोमेंट भाई साहब। हम लोगों में जो एनिमल में ह्यूमन में जो हमारा मोमेंट हो रहा है किसके चलते हमारा वो मतलब लोकोमोशन हो रहा है, क्या वो एमीबॉइड टाइप का मोमेंट के चलते हो रहा है, या वो सिलियरी टाइप के मोमेंट के चलते हो रहा है, या वो मस्क्यूलर टाइप के मोमेंट के चलते हो रहा है। अगर यहां से क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भैया बताइए हम जो चल फिर रहे हैं वो किसके चलते चल फिर रहे हैं, सिलिया के चलते या अमीबा अमीबा के जैसे मूवमेंट हो रहा है उसके चलते, या मस्कुलर। नहीं सर, तो हम लोग नो मस्कुलर के डाउट चलते। जानते हैं, वेरी गुड, हम लोग को पता है हम लोग मस्कुलर के चलते डिस्कस करते मतलब हम लोग चलते हैं ना। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होना चाहिए वो मस्कुलर मूवमेंट जो है उसके बारे में होना चाहिए, या मसल्स के बारे में होना चाहिए। चलिए हम लोग थोड़ा मसल्स को डिस्कस कर ले, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग मसल्स डाल देते हैं। ठीक सर है, हाँ बोलो। सर वॉलंटरी मतलब क्या होता है?
जो तुम अपने माइंड से कंट्रोल कर सकते हो ना। वॉल्यूंट्री इनवॉल्यूंट्री जस्ट अभी डिस्कस करने वाले हैं। तुम अभी चलना चाहती हो तो तुम जा रही हो, वहां पे जो एक्शन हो रहा है वो वॉल्यूंट्री हो रहा है। और तुम जो नहीं करना चाहती वो भी हो रहा है तुम्हारे अंदर में भी। तुम कुछ मान लो तुम चाय पियो भी या पानी पियो, तो वो पानी जो है ना वहां से मूव करते हुए तुम्हारे स्टमक में जा रहा है, अपने मन से जा रहा है। ऐसा नहीं कि तुम बोलोगे यार स्टमक में पानी जा, ऐसा नहीं। हार्ट अपना Yes. बीट कर रहा है ना। तो हार्ट अपना बीट जो कर रहा है वो अपने मन से कर रहा है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं कर रहा है। तो वो हमारा इनवॉल्यूंट्री है। जस्ट डिस्कस करने वाले हैं। चलो ध्यान दो, हम लोग मसल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। मसल्स, ठीक है। थोड़ा सा उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करें। ध्यान देना, मसल्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, कैसे। तुम लोगों को पता ही है मसल्स एक टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू होता है। और एनिमल में जो टिश्यू उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वी नो वेरी वेल इन चैप्टर नंबर 7। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताता हूँ तुमको ना। हम लोग को पता है ना कि हमारा मस्कुलर, हमारा जो टिश्यू है उसमें सबसे पहले एपिथेलियम आता है। Epithelium, फिर वेरी गुड, connective, वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज muscular, वेरी गुड, nerve. वेरी गुड। एंड द लास्ट वन इज नर्व। अगर हम लोग इसमें देखें तो पता चलता है सबसे ज्यादा मात्रा में जो हमारे बॉडी में जो टिश्यू प्रेजेंट होता है, दैट वन इज कौन सा है? एनसीईआरटी में Muscular नाम लिखो। tissue. हाँ वेरी गुड। कितना परसेंट? लगभग हमारे बॉडी का आधा पार्ट जो होता है ना, आधा वेट जो होता है यही होता है, 40 से 50%, ठीक है। रेस्ट उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज्यादा मात्रा में है, और नर्वस टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू कम मात्रा में ना। तो नो डाउट मस्कुलर टिश्यू जो हमारा है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला टिश्यू है। अगर एम्ब्रियोलॉजिकली उसके ओरिजिन के बारे में बात करेंगे तो ये मेसोडर्म से बना हुआ है, ठीक है। मेसोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। याद करो चैप्टर नंबर 7 में ही हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है कि ये जो हमारा मसल्स है उसको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तुम लोग केवल हाँ हाँ करना क्योंकि तुम लोगों को पता है, यस सर करना चाहिए। ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग उसके स्केलेट, उसके स्ट्रक्चर के आधार पे देख लेते हैं कहाँ पे लगा हुआ है। अगर वो हमारे स्केलेटन के साथ लगा हुआ है, याद करो कनेक्टिव टिश्यू में हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा है, इसका एक एग्जाम्पल है स्केलेटल टिश्यू ना, स्केलेटल टिश्यू, ठीक है। और स्केलेटल टिश्यू में कौन कौन आता है तुमको याद है ना? याद करो, ये चीज हम लोग पढ़ के आए हैं। बोन आता है और उसके साथ साथ कार्टिलेज आता है ना। ये जो 2 टिश्यू है उसको हम लोग प्यार से स्केलेटल टिश्यू का नाम देते हैं, मैं इसको घेर देता हूँ, ठीक है। बोन एंड कार्टिलेज इज कलेक्टिवली नोन एज स्केलेटल टिश्यू। मतलब क्या कि ये हमारे स्केलेटन का निर्माण करता है, समझ रहे हो ना। हमारे स्केलेटन का निर्माण करने वाला बोन और कार्टिलेज ही है। तो भाई साहब इस बोन और कार्टिलेज के साथ जो भी हमारा मसल्स जुड़ा हुआ होगा उस सारे मसल्स को हम लोग बोलेंगे स्केलेटल मसल, ठीक है। स्केलेटल मसल के नाम से हम लोग जानेंगे, ठीक ना। तो नो डाउट हम लोग को समझ में आ गया स्केलेटन बोन या कार्टिलेज के साथ जो भी बैठा हुआ है, तुम्हारे साथ जो भी बैठा हुआ है सबको बोल सकते हैं नीट स्केलेट ना। वैसे ही बोन और कार्टिलेज के साथ जो भी लगा हुआ है सारे के सारे जो है वो स्केलेटल मसल ना। चलो आगे की बात करते हैं, ठीक है। ध्यान देना, हमारे बॉडी में ना अंदर में बहुत सारे स्मूथ ऑर्गन रखे हुए हैं। ध्यान दे, समझो इस चीज को। रामलाल का जो बॉडी है ना, ये जो बॉडी है रामलाल का, नो डाउट उसके बाहर वाले ऑर्गन क्या क्या है जो बाहर से तुमको दिख रहे हैं। रामलाल का आंख दिख रहा है तुमको ना, रामलाल का यहाँ पे हाथ है, वो हाथ तुमको दिख रहा है ना, उसका पैर दिख रहा है, उसके बॉडी पार्ट बाहर के दिख रहा है। इसके अलावा हम लोग को पता है ना कि अंदर में जो हमारा गड्ढा है, अंदर में जो हमारी कैविटी है, उस कैविटी में भी बहुत सारे ऑर्गन रखे हुए हैं ना। जैसे इस कैविटी में रामलाल का लंग्स रखा हुआ है, मैं ऐसे बना देता हूँ। रामलाल का हार्ट रखा हुआ है, उसका लीवर भी वहीं पे रखा हुआ है, पेनक्रियाज भी रखा हुआ है। तो ये जो अंदरूनी ऑर्गन है, इंटरनल जो ऑर्गन है, उसकी खासियत क्या है? पहले सबसे पहली बात तो ये कि जो अंदर में ऑर्गन रखा हुआ है उसको लोग विसरल ऑर्गन के नाम से बोलते हैं ना, विसरल ऑर्गन बोलते हैं,
ठीक है। और ये इस विजुअल ऑर्गन की खासियत क्या होती है कि इसमें कोई स्केलेटन नहीं होता है, ठीक है। स्केलेटन जो है नहीं होता है, ठीक है। स्केलेटन जो है उसमें एब्सेंट है। और अगर स्केलेटन एब्सेंट हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो नॉनवेज लोग जो है वो एक टर्म यूज करते हैं बोनलेस ना, बोनलेस टाइप का है, या उसमें बोन या कार्टिलेज जो हमारा है वो नहीं ना? इस कारण से थोड़ा स्मूथी नेचर का होता है, स्मूथ होता है, ठीक है। स्मूथ ऑर्गन भी उसको हम लोग बोल सकते हैं, विजुअल ऑर्गन को स्मूथ ऑर्गन भी बोला जाता है, ठीक है। तो ध्यान देना, ये जो विजुअल ऑर्गन या स्मूथ ऑर्गन है, जहां पे बोन और कार्टिलेज नहीं है, वहां पे अगर मसल्स प्रेजेंट होंगे ना, तो उसको हम लोग नाम देंगे स्मूथ मसल या विजुअल मसल भी बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे स्मूथ बोलता हूँ, ठीक है। स्मूथ मसल, स्मूथ मसल क्यों? क्योंकि स्मूथ ऑर्गन से लगा हुआ है, विजुअल ऑर्गन से लगा हुआ है, ठीक है। तीसरा मसल का प्रकार हम लोग डिस्कस करते हैं, वो बहुत ही यूनिक है, रामलाल के हार्ट में ही केवल प्रेजेंट है। ये भी स्मूथ मसल के जैसा और ही है, लेकिन कुछ हद तक स्केलेटल मसल के जैसा ही भी दिखता है, लेकिन इसका जो काम करने का तरीका है वो बात बाकी सबसे अलग है। न स्मूथ मसल से मिलता है, न स्केलेटल मसल से मिलता है, इसलिए इसको अलग कैटेगरी में डालते हैं। हार्ट का निर्माण कर रहा है, इसलिए इसको लोग बोलेंगे कार्डियक मसल, ठीक है। कार्डियक मसल के नाम से हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक ना। तो ब्रॉडली हम लोग चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस करके आ चुके हैं कि मसल्स 3 तरीके के होते हैं, स्केलेटल हो सकते हैं, मसल्स हमारे जो है वो स्मूथ हो सकते हैं, एंड मसल आल्सो बी ऑफ कार्डियक नेचर, कार्डियक नेचर का भी वो हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पे कुछ और भी इसमें जान लेते हैं जो जरूरी है। ध्यान देना, स्मूथ मसल को हम लोग सॉरी ये स्केलेटल मसल जो है ना, उस स्केलेटल मसल का जो टिश्यू होता है, मतलब मसल को तुम माइक्रोस्कोप पे देख सकते हो ना, तुम जाओगे एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में ही तो तुमको देखना पड़ेगा वहां पे लैब में, सारे सेल्स को पहचानने पड़ते हैं। जब ये स्केलेटल मसल को आप देखेंगे तो पता चलेगा स्केलेटल मसल के जो सेल है ना, वो सेल में खास ही दिखता है। जब माइक्रोस्कोप से देखोगे तो पता चलेगा कुछ धारी के जैसा, धारीदार, जैसे गिलहरी के ऊपर में धारी लगा हुआ होता है ना, वैसे ही कुछ स्ट्रीप है, मतलब कि पट्टी टाइप का है, जो कि यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट है, स्ट्रिप टाइप है। इसमें हम लोग बोलते हैं एस्ट्रिएशन, धारी को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रिएशन। तो यहाँ पे ये दिखेगा, ठीक है। चूंकि इसके मसल्स को देखने पे एस्ट्रिएशन हम लोग को दिखता है, इसी कारण से स्केलेटल मसल इज आल्सो नोन एज स्ट्रिएटेड मसल, ठीक है। इसको हम लोग स्ट्रिएटेड मसल के नाम से भी जानेंगे। हम लोग बोलेंगे भैया ये जो है ना स्ट्रिएटेड मसल, ठीक है, दिस वन इज स्ट्रिएटेड मसल, ठीक है। भाई साहब अगर यही चीज आप देखने चले गए स्मूथ मसल में, किसी विजुअल ऑर्गन को काट करके वहां पे देख रहे हैं, उसका डाइसेक्शन करके देख रहे हैं, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दिखने वाला है, नथिंग विल हैपन, ओके। तो भाई साहब इसको क्या नाम देंगे? एस्ट्रिएशन यहाँ पे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन एस्ट्रिएटेड ना, इसको हम लोग नॉन एस्ट्रिएटेड मसल के नाम से डिस्कस करेंगे ना। कोइंसिडेंटली अगर कार्डियक मसल में स्ट्रिएशन दिखेगा अंडर द माइक्रोस्कोप, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रिएटेड मसल। अगर स्मूथ मसल में देखेंगे तो स्ट्रिएशन नहीं होगा, इसलिए हम लोग नॉन स्ट्रिएटेड या विजुअल मसल के नाम से डिस्कस कर सकते हैं। इसको विजुअल भी बोल सकते हैं, विजुअल ऑर्गन में पाया जाता है, इसलिए विजुअल ऑर्गन, विजुअल मसल ना। अगर हम लोग कार्डियक मसल को देखें तो कोइंसिडेंटली यहाँ पे भी स्ट्रिएशन देखने को मिला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिएशन देखने को मिला है, इस कारण से इसको भी हम लोग स्ट्रिएटेड मसल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो तुमसे पूछा जा सकता है कौन स्ट्रिएटेड है कौन नॉन स्ट्रिएटेड है, तो माइक्रोस्कोप में देख लो, जहाँ पे स्ट्रिएशन दिखा है स्ट्रिएटेड मसल है, स्केलेटल हमारा स्ट्रिएटेड मसल है, कार्डियक मसल भी स्ट्रिएटेड मसल है, जबकि स्मूथ जो है उसमें स्ट्रिएशन नहीं दिख रहा है, इसलिए नॉन स्ट्रिएटेड मसल ना। तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रिएशन के आधार पे स्ट्रिएटेड नॉन स्ट्रिएटेड में भी डिवाइड कर सकते हैं ना। और कहाँ पे लगा हुआ है, स्केलेटल में प्रेजेंट है या हार्ट में प्रेजेंट है या ऐसे जगह पे प्रेजेंट है यहाँ पे स्केलेटल नहीं, उसके आधार पे उसको स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक में लोग डिवाइड कर सकते हैं ना। अब जैसा कि तुम्हारा क्वेश्चन था सर वॉल्यूंटरी मसल है, ठीक है, वॉल्यूंटरी हम लोग मसल्स को वॉल्यूंटरी या नॉन वॉल्यूंटरी में भी हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। कैसे डिवाइड करेंगे? तो बहुत आसान तरीका है,
तुम उस मसल्स को देखो तुम्हारे जनरल माइंड के कंट्रोल में है कि नहीं, तुम्हारे थॉट के कंट्रोल में है कि नहीं, ठीक है। वो तुम्हारे अंडर द कंट्रोल ऑफ थॉट है कि नहीं, ठीक है। अगर वो थॉट के कंट्रोल में है, आप सोच रहे हैं कि भाई हमको बोलना है, आपका टंग जो है वो मूव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो बोलेंगे भैया हमारा जो टंग है ना वो वॉलेंट्री मसल ना, टंग के जो मसल्स है वो वॉलेंट्री। आपने सोचा कि चलो आप इस आदमी को छोड़ दें, इससे तो झगड़ा करना, ठीक है, आपने मूड बनाया झगड़ा करने के लिए, उससे पास चले गए, तो आपके लेग के अंदर में जितने भी मसल्स हैं सारे के सारे मसल्स नो डाउट वो वॉलेंट्री होंगे ना। आपने लिखना स्टार्ट कर दिया, आपका हैंड जो मूव करना स्टार्ट कर दिया ना, आपके थॉट के अंदर कंट्रोल में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आपके हैंड के जितने भी मसल्स होंगे सारे के सारे मसल्स, हम लोग उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। अभी मैं वैसे लेमन के जैसे बताऊंगा, उसको हम लोग बोलेंगे कि हमारा वॉलेंट्री मसल ना, नॉन वॉलेंट्री की बात करते हैं। आप दिल को कस के धड़काना चाह रहा है, आप सोच रहे हैं कि 200 बीट पर मिनट हो जाए, कोशिश कीजिए, सोच के नहीं हो पाएगा। बोल सकते हैं हमारे हार्ट का जो मसल है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, अपने मन से काम करते हुए चलो, नॉन वॉलेंट्री ना। आप जो है क्या करना स्टार्ट कर दिए हैं, आपको अभी अपने खाना खाया, ठीक है, और आपका मन की जल्दी जल्दी पेरिस्टाल्सिस कंप्लीट करके 3-4 घंटा में हम अपना खाने पीने का काम खत्म करते हैं, ठीक है, पूरी दिन रिलैक्स करेंगे, खाना पीना नहीं खा। आप सोच लीजिए पॉसिबल ही नहीं है। आपका जो फूड पाइप है ना, उस फूड पाइप में कहाँ पे किस कितना देर के बाद कहाँ पे खाना जाने वाला है, सब चीज फिक्स है। आपके स्टमक में अगर 5 घंटा खाना रहेगा ना, तो कितना भी कुछ कर लीजिए 5 घंटा खाना उसको रहना ही है यहाँ पे ना। 3 घंटा लगभग में इंटेस्टाइन में वो घूमेगा, तो घूमेगा ही घूमेगा ना, वो फिक्स है उसका, वो अपने तरीके से पेरिस्टाल्सिस करता है, आपके थॉट के अनुसार वो पेरिस्टाल्सिस नहीं करता ना। तो बोल सकते हैं हमारा जो ये क्या बोलते हैं मस्कुलरिस है ना, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग काम करता है, मस्कुलरिस मसल्स हमारे मतलब कि फुट पाइप का ना। वैसे ही फैलोपियन ट्यूब है, वहां पे भी पेरिस्टाल्सिस हो रहा है ना। अब सोच लीजिए कि नहीं आज 14वां दिन है, एक आता है तभी वो पेरिस्टाल्सिस करता है, चलो हम 5वें दिन पे पेरिस्टाल्सिस करते थे, पॉसिबल नहीं ना? तो आपका फैलोपियन मायोकार्डियम जो है, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, अरे कौन सा पेरीमेट मायोमेट्री, फैलोपियन मायोमेट्री, मायोमेट्री आपके दिमाग की बात नहीं मानता है, नो डाउट दैट वुड आल्सो बी नॉन वॉल्यूंट्री ना। तो मसल्स को हम लोग वॉल्यूंट्री और नॉन वॉल्यूंट्री में भी कैटेगराइज कर सकते हैं, बड़ा ही आसान, ठीक है। तो बताओ यहां तक में किसी को कोई दिक्कत जो स्क्रीन पे दिख रहा है, एनीवन? नो सर। नो वेरी सर। गुड, चलो आगे से गुड, 1 मिनट। हम लोग डिस्कस कर चुके कि मसल जो हमारा है वो एक टिश्यू है, 40 to 50% ऑफ द बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट है, वेट का लगभग 40 से 50% है वो। 3 तरीके का है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। उसको स्ट्रेटेड नॉन स्ट्रेटेड या वॉलंटरी नॉन वॉलंटरी हम अपने बॉडी समझ सकते हैं। चलिए अब हम लोग ऐसा करते हैं ना, इस मसल्स टिश्यू के थोड़ा अंदर में चलते हैं, ठीक है। टिश्यू को पढ़ने के लिए जरूरी है उसके सेल को पढ़ा जाए, सेल को पढ़ लेंगे तो टिश्यू के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज हमारे पास आ जाएगी ना। तो सब के सारे मसल्स के टिश्यूज को एक एक बार देख लिया जाए। हालांकि ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू का चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक है, बट यहाँ पे जरूरी है इसलिए हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग हेडिंग देते हैं स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल सेल, ठीक है। स्केलेटल मसल सेल को अपन यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। देखो बहुत हाई फाई नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, बहुत आसान चीज डिस्कस कर रहे हैं। तुम अगर स्केलेटल मसल सेल को देखोगे ना, तो सबसे पहले खास बात तुमको क्या मिलेगा पता है, सारे के सारे जो सेल्स हैं ऐसे सिलेंडर के जैसे, इसके सेल्स की खासियत है दिस ऑल आर अरेंज्ड इन अ सिलेंड्रिकल मैनर, ओके, ये इसकी खासियत है, ऐसे सारे के सारे जो है वो प्रेजेंट होंगे। मेरा ड्रॉ अच्छा नहीं जा रहा है, आप समझ सकते हो, ठीक है। ये सारे के सारे सेल्स हैं कुछ इस तरीके से अरेंज, स्केलेटल सेल, समझ में आपको क्या आ रहा है, सारे के सारे सेल सिलेंड्रिकल है। उसके साथ साथ देख रहे हो कोई ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, ब्रांच नहीं निकला,
बोल सकते हैं ये अनब्रांच्ड सेल होते हैं ना। और भाई साहब स्ट्रिएशन के बारे में तो पहले ही हमने बता दिया, वो तो पूछने की जरूरत ही नहीं ना। स्ट्रिएशन तो हम लोग जानते ही हैं, यहाँ पे स्ट्रेटेड मसल ही इसको बोला जाता है स्ट्रिएशन के चलते। एक्चुअली ये स्ट्रिएशन जो बार बार बना रहे हैं ना, ये डार्क बैंड है, हम लोग थोड़ी देर के बाद इसका नाम चेंज कर देंगे, चिंता नहीं करना है। आप जो जानते हो वहीं से हम लोग कोरिलेट करेंगे इसको। ये जो स्ट्रिएशन दिखा रहे हैं ना, इसको डार्क बैंड के नाम से जाना जाता है प्यार से, ठीक है। दिस वन इज द डार्क बैंड, ओके। तो नो डाउट यहाँ पे हमारे जितने भी सेल्स है, सारे के सारे सेल्स जो है वो स्ट्रिएटेड बैंड को कैरी करता है, मतलब डार्क बैंड जो है यहाँ पे दिख जाएगा आपको माइक्रोस्कोप में। होता तो है ये स्मूथ मसल में, लेकिन दिखता नहीं है, क्यों, बाद में डिस्कस करें, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। एक खास बात वो होता है, ये जो सेल है ना, एक एक सेल में बहुत सारा एकदम थोक के भाव से न्यूक्लियस डाला हुआ, थोक के भाव से। थोक के भाव से मतलब समझ रहे हो, एक से तो ज्यादा ही होगा भाई साहब, कभी भी तुम इसको चेक कर लो। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन यहाँ पे क्रिएट होगा, ठीक है। कोई भी ऐसा सेल नहीं मिलने वाला है जिसमें एक न्यूक्लियस होगा, हमेशा एक से ज्यादा न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होगा, ओके। वी कैन से दैट इट इज मल्टी न्यूक्लिएट इन न्यूक्लियर कंपोजिशन, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएट, ध्यान देना, इस मल्टी न्यूक्लिएट को हम लोग साइंटिफिकली एक अलग नाम से यहाँ पे मतलब संबोधन करने वाले हैं, इसको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। दिस वन इज नोन एज सिंसीटियम। ध्यान दो, मैं सिंसीटियम बोलता हूँ, तुम लोग सिंसीजियम उसको प्रोनाउंसिएट करना, सिंसीजियम, मेरा आदत बन गया हुआ सिंसीटियम बोलने का, ठीक है। ये सिंसीजियम के रूप में जाना जाता है। सिंसीजियम का लिटरल मीनिंग क्या होता है, ऊपर में भी लिखा हुआ है, मल्टी न्यूक्लिएट। कहीं पे भी अगर बहुत सारे न्यूक्लियस दिख जाए तो उसमें लोग बोलेंगे सिंसीजियम। एक और शब्द मैं लिखता हूं तो उसका मतलब बताना, एक और तुमको कंफ्यूज करने के लिए मैं, इसका मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? सिनोसाइटिक का मतलब, या सिनोसिटियम भी बोल सकते हैं, एनीवन? विकास, साक्षी, ओके, चलो आगे बात करते हैं। सृष्टि बता सकती हो? सर नहीं पता है। चलो ध्यान दो, बड़ा आसान चीज, बहुत आसान चीज है। तुम लोग किंगडम फंगी पढ़े, वहां पे चीज दिया हुआ है, जस्ट यही चीज दिया हुआ है। सर जो ऑर्गेनिज्म मल्टी न्यूक्लिएट से बना हो, कंटिन्यूअस मास प्रोटोप्लाज्म वगैरह हो उसमें। गुड गुड, चलो डिफाइन करते हैं उसको, अंतर देखते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये। अभी तक नीट में हालांकि पूछा हुआ नहीं है, बट यहाँ से पूछ के कंफ्यूज कर सकता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है, ध्यान देना, बहुत आसान चीज है, मैं इसको डिफाइन करता हूँ। ध्यान देना, मैं एक टिपिकल एग्जांपल लेकर के तुमको बताता हूँ। मैं फंगी की बात करता हूँ। फंगी में एक सेल है, ये हाइफा फंगी का एक सेल है, या मान लो फंगी का ये हाइफा। उस हाइफा में फंगी के ये सेल्स, मैं 3 सेल कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। उस सेल में हम बीज वाला सेल बोलते हैं। बीज वाला सेल जो है अभी कुछ इस तरीके से है, एक ही न्यूक्लियस के पास में था। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ है कि इसमें ये न्यूक्लियस डिवाइड करके बहुत सारे न्यूक्लियस में डिफरेंशिएट हो गए, मल्टी न्यूक्लिएट सेल बन गया हाइफा का। हर एक में ऐसा कंडीशन हो गया, सब में जो है बहुत सारे न्यूक्लियस बन गया ना। एक ये तरीका है, ये फंगी का एग्जांपल मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, मैं इसको घेर देता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज हो जाए। फंगी में मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन जो है कुछ इस तरीके से ओरिजिनेट होता है, एक ही न्यूक्लियस डिवाइड करके बहुत सारे बना देता है। वैसे याद करो, अगर तुम 12 पढ़ रहे होगे तो वहां पे तुमको बताया गया होगा एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। वहां पे भी एक ही जो पेन जो होता है ना, वो एक ही पेन डिवाइड करके बहुत सारे एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का निर्माण करता है। सामान्य भाषा में बोले तो एक न्यूक्लियस बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड कर जाता है, मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन हो गया इस सेल का, ठीक है। ये फंगी की खासियत है। भाई साहब हम अपने सेल की बात कर रहे हैं, हम इस सेल को लेते हैं। ये जो सेल अभी आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है ना, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, बिल्कुल नहीं था। जब हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे और डेवलप ही हो रहे थे, उस समय ये एक सेल बनाने के लिए क्या हुआ था पता है, बहुत सारे सेल, बहुत सारे पैरेन्काइमेटस सेल बोलते हैं उसको, अनडिफरेंशिएटेड सेल था वो, इसीलिए पैरेन्काइमेटस सेल बोलेंगे।
बहुत सारे पेरेनकाइमेटेड सेल जिसके पास अपना न्यूक्लियस था, मैं ब्लू कलर से न्यूक्लियस दिखाता हूं ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो, जिसका अपना न्यूक्लियस था, बहुत सारे सेल्स जिसके पास अपना न्यूक्लियस था, वो सारे का सारे सेल्स जो आपस में फ्यूज कर गए। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल जो है यहाँ से फ्यूज करने के बाद बना है हमारा ये सिंगल सेल, सिंगल एक सेल, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेल का ये जो सिंगल सेल दिख रहा है, इसका जो अपना न्यूक्लियस है, चलो 8 सेल है तो यहाँ पे 8 न्यूक्लियस दिखा देते हैं, 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 4 5 6 7 8। ये जो 8 न्यूक्लियस दिख रहा है वो किसी एक न्यूक्लियस के डिवीजन से नहीं बना है, बल्कि बहुत सारे सेल का न्यूक्लियस है, ठीक ना। तो देख रहे हो दोनों मल्टी न्यूक्लियट सेल का कैसे ओरिजिन में डिफरेंस है। फंगी में देख रहे हैं एक ही न्यूक्लियस है, एक ही सेल से बहुत सारा न्यूक्लियस ओरिजिनेट हुआ है, जबकि यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस का सेल आपस में मिल करके चंदा लगा करके एक सेल बनाया है और उसमें वो डाल दिया, ठीक है। अंतर तो तुम लोग को समझ में आ गया है बहुत अच्छे से ना। अगर किसी एक सेल का न्यूक्लियस बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड कर जाए तो उस मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज को हम लोग बोलते हैं सिनोसाइटिक स्टेज, सिनोसाइटियम के नाम से डिस्कस करते हैं, ठीक है। जबकि बहुत सारे सेल आपस में मर्ज करके किसी एक मल्टी न्यूक्लिएट सेल को बनाए तो उसको हम लोग नाम देंगे कि भैया ये जो हमारा है ना सिनसीटियम, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे सिनसीटियम के नाम से डिस्कस किया जाए ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, मतलब कि फ्रेम कर देगा, तो बताओ भाई ये स्केलेटल मसल है वो सिनसीटियम है या सिनोसाइटिक है या दोनों है या ना, हम लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, क्लियर नहीं होगा ना। तो सिनसीटियम और सिनोसाइटिक हम लोग को क्लियर होना चाहिए। हमारा जो स्केलेटल मसल है वो मल्टी न्यूक्लियस है ड्यू टू सिनसीटियम। बहुत सारे, जैसे हमारा देश बनाने के लिए बहुत सारे योद्धा जो है लड़े थे, उन्होंने देश आजाद करवाया तब हमारा भारत अखंड बना। वैसे ही एक सेल को बनाने के लिए बहुत सारे उसको प्रिकॉर्सर सेल है आपस में ज्वाइन होकर के बना, क्योंकि अलग अलग सेल के अलग अलग सेल्स सबके न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, इसलिए मल्टी न्यूक्लियस दिख रहा है ना। तो अब तो क्लियर हो गया तो होगा तुम लोगों को, कोई कंफ्यूजन? नो बोलो। नो सर, नो वेरी सर। गुड। तो चलो भाई हम लोग स्केलेटल मसल के बारे में, सेल के बारे में क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। स्केलेटल मसल का जो सेल है, पहला पॉइंट सिलिंड्रिकल है, दूसरा पॉइंट अनब्रांच्ड होगा, तीसरा पॉइंट है कि एस्ट्रेटेड होता है, चौथा पॉइंट है सिंसिटम होता है। सिनोसाइटिक कोई बोले तो बोलना कि बिल्कुल एकदम गलत है, ये सिनोसाइटिक हो ही नहीं सकता। सिनोसाइटिक होने के लिए जरूरी है कि एक ही सेल से सारे न्यूक्लियस ओरिजिनेट हो, ठीक है। तो कोई भी कभी भी अगर आपको बोले स्केलेटल मसल सेल, फटाक से दिमाग में कुछ आए या ना आए, इतना चीज एकदम आना ही आना है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग स्केलेटल मसल से आगे हम मूव किया। अब हम लोग आते हैं स्मूथ मसल सेल। लेट मी गिव द हेडिंग, स्मूथ मसल सेल। प्यार से इसको हम लोग विसरल मसल सेल के भी नाम से जानते हैं ना। मैं लिखता हूँ, दिस वन इज आल्सो नोन एज विसरल मसल सेल। क्यों? क्योंकि विसरल ऑर्गन में पाया जाता है, अंदरूनी अंगों में पाया जाता है, इसलिए इसको एक और नाम दिया जाता है नॉन स्ट्रिएटेड मसल सेल। सब याद है, वैसे ही बता रहे हैं ना। इसको हम लोग नन वॉल्यूंट्री मसल सेल के नाम से जानते हैं। पता है हम लोगों को कि वैसे ही लिख रहा है, ठीक है। चलिए भाई साहब इस सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। कुछ ऐसा दिखेगा वो बेलनाकार जिसको बोलते हैं, स्पिंडल शेप, ठीक है। इसका शेप जो है वो स्पिंडल के जैसा दिख रहा है ना, बीच में फूला हुआ, दोनों तरफ से चपटा है, नुकीला, ऐसे शेप को हम लोग स्पिंडल बोलते हैं। थोड़ा न्यूक्लियस के बारे में बात कर लिया जाए। एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा, कुछ इस तरीके से ना। तो हम लोग को क्या याद रखना है यहाँ पे, ये जो है यूनी न्यूक्लिएटेड, यूनी न्यूक्लिएटेड, एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा एक सेल, ठीक है। स्ट्रिएशन तो उस समय से हम रट्टा मार रहे हैं कि स्ट्रिएशन नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो बिल्कुल यहाँ पे नहीं है स्ट्रिएटेड, ये बिल्कुल नहीं, ठीक है।
और क्या बोला जा सकता है इसके बारे में? भाई साहब बगल वाला जो स्पिंडल सेल जो है ना उसके साथ ऐसा कोई खास दोस्ती नहीं है, ठीक है। बगल वाला पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है, इसको क्या लेना, ये अपने काम में मगन रहेगा, पड़ोसी से कोई लेना देना नहीं है उसका, ठीक है। जो उसके नेबर सेल्स हैं, दीज आर नॉट हार्ड एंड फास्ट कनेक्टेड विद इट, बोल सकते हैं कोई इससे ज्यादा दोस्ती यारी नहीं है, मतलब कि अनब्रांच्ड टाइप का है, अनब्रांच्ड टाइप का है, एक साथ रह रहा है लेकिन उतना ज्यादा कोई कनेक्शन जो है बगल वाले सेल से बिल्कुल, ठीक है। तो भाई साहब ये हमारा जो है विस्ट्रल मसल सेल्स या हमारा जो स्मूथ मसल सेल्स जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। अभी के लिए हमारे लिए पास में इतना इंफॉर्मेशन विजुअल मसल के बारे में बहुत है। अगर इसका एग्जांपल पूछ लिया जाए तो आपका जो मस्कुलरिस है फुट पाइप में वो हो जाएगा, आपका जो मायोमेट्रियम है वो हो जाएगा, आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है जो मूत्राशय है, यूरिन की थैली है, तो उसमें डिट्रोसस मसल्स हो जाएंगे। जहां पे भी इनवॉलेंट्री एक्शन हो रहा है हार्ट को छोड़ करके सब जगह पे हो सकती है, यही, ठीक है। तो ये स्मूथ मसल, इसमें किसी को कोई दिक्कत जो हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है? नो सर। सौरभ नो सर। नो सर। नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। स्मूथ मसल के बारे में इतना सर कोई भी स्मूथ मसल ये स्केलेटन से कनेक्ट नहीं होता है ना, कभी नहीं, गलती से। हाँ स्केलेटल मसल हमारा कनेक्ट, स्केलेटल मसल बिना स्केलेटन का भी है, ये चीज ध्यान रखना, वो बताना ही मैं भूल गया तुमको। चलो बता, स्केलेटल टंग मसल हो में गया ना जरूरी सर उसका एग्जांपल। हाँ टंग, वेरी गुड, पता ही है हम लोग। आगे बढ़ते हैं, स्मूथ मसल से आगे हम लोग बढ़ते हैं, थर्ड वाला जो बहुत ही कम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कार्डियक मसल। अरे कार्डिया का मतलब ही हर्ट होता है, हर्ट में जो मसल प्रेजेंट है दैट ओनली कार्डियक मसल। ध्यान देना हर्ट में प्रेजेंट है, हर्ट का जो मायोमेट्रियम जो है, सॉरी मायोकार्डियम जो है वो इसी का बना हुआ है ना। थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लिया जाए, ठीक है। कार्डियक मसल का हम लोग स्ट्रक्चर ध्यान देना, कार्डियक मसल का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से। मैं उतना अच्छा फिगर नहीं ड्रॉ कर पाता, लेकिन तुम लोग समझ सकते हो इतना मैं कुछ ऐसे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये एक अलग सेल है, ये एक अलग सेल है, ये तीसरा नंबर कार्डियक सेल है, ये चौथा नंबर कार्डियक सेल है, 4 कार्डियक सेल है। स्टेशन की बात कर रहे हैं तो नो डाउट यहाँ पे स्टेशन होने वाला है कुछ इस तरीके से ना। स्केलेटल की मसल के जैसे यहाँ पे भी स्ट्रिएशन जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग हाँ सिलेंड्रिकल भी दिख रहा है ना, सिलेंडर के जैसे सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे हम लोग की इसका शेप जो है वो सिलेंड्रिकल है, जितने भी सेल्स होते हैं दिस ऑल आर सिलेंड्रिकल इन शेप, ठीक है। स्टेशन आप लोग को दिख रहा है, उससे पहले तो यहाँ पे ब्रांचिंग दिख रहा है भाई साहब, एक मसल सेल दूसरे मसल सेल के साथ दोस्ती किया हुआ है जब एकदम अच्छा खासा, एक घर दूसरे घर के साथ अपना दीवार खोल दिया हुआ है, विंडो खोल दिया हुआ है, इसका मेटल उसमें एक्सचेंज होगा, उसका मेटल उसमें एक्सचेंज होगा। तो यहाँ पे ब्रांचिंग है, नेबरहुडनेस बहुत अच्छे से ब्रांचिंग यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। उसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, नो डाउट स्ट्रिएशन इज स्ट्रिएशन स्ट्रिएटेड है हमारे लिए ना। और क्या बोला जा सकता है यहाँ पे, ध्यान देना, और क्या यहाँ पे बोला जा सकता है, तो ये स्ट्रिएशन भी है हमारा यहाँ पे, उसके साथ साथ हमारा ब्रांचिंग भी है, हमारा ये भी है, ठीक है। कार्डियक मसल के बारे में एक खास बात पता है, कम मात्रा में है बेचारा, लेकिन इसके साथ बहुत ही तकलीफ है। जैसे अभी तुम देख रहे हो इजराइल बेचारा कितना छोटा सा उसको सब मारने में तुला हुआ है, अभी न्यूज में इजराइल ही बना हुआ है ना, लोग उसको परेशान करते हैं। इसलिए इसराइल भी अपने आप को इतना मजबूत बना लिया हुआ ना, मतलब 5 दिन के अंदर में उसके दुश्मन ने लगभग उसके ऊपर में हजारों रॉकेट दागे हैं, सारे रॉकेट उसने डिफ्यूज कर दिया, ऊपर में उसको ब्लास्ट कर दिया। मजबूती है उसकी, उसको पता है कि कम मात्रा में है, बहुत अच्छे से यूनाइटली हम लोग का काम करना पड़ेगा तभी जिंदा रहेगा। हमारे कार्डियक मसल के साथ भी ऐसा ही कुछ सीन है, बेचारा कम मात्रा में है, हार्ट में प्रेजेंट है और इसको जीवन भर काम करना है। जब बच्चा पैदा होता है उससे पहले हार्ट बन चुका होता है, और उस समय जो धड़कना स्टार्ट करता है वो आदमी जब तक मर न जाए तब तक धड़कता है, बिना रुके हुए बिना थके हुए उसको लगातार काम करना।
और यूनाइटली काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि एक कार्डियक मसल आराम कर रहा है, दूसरा मसल धड़क रहा है, नहीं, सारे के सारे एक साथ धड़केंगे। इसके लिए सब में इंफॉर्मेशन का ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा होना चाहिए ना। तुम देखोगे तो ऐसा है, कैसे? तो तुम देखोगे ना तो पता चलेगा, जब दो कार्डियक मसल एक दूसरे के साथ जुड़ रहे होते हैं उस समय कुछ ट्यूब लगी होती है, जो ट्यूब जो है ना बिना किसी रोक टोक के एक तरफ का मटेरियल दूसरे तरफ मटेरियल जाने देता है, ठीक है। ऐसे ट्यूब को जो कि रेडियली किसी चीज को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने देगा, ऐसे ट्यूब को हम लोग स्पेशल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? गैप जंक्शन बोलते हैं। अगर आपको कोई बोले कि गैप जंक्शन क्या है, तो बोल देना भैया ये एक ऐसा ट्यूब है जो कि दो सेल को इंटरकनेक्ट करता है, ठीक है। और क्यों कनेक्ट करता है? ताकि इधर का सामान उधर तेजी से जा सके, उधर भी सामान इधर तेजी से आ सके, तेजी से ट्रांसपोर्टेशन हो, इसलिए हमारा गैप जंक्शन बना। एक और चीज, कार्डियक मसल लगातार काम कर रहा होता है और एक साथ काम कर रहा होता है, सब सिकुड़ेगा तो एक बार सिकुड़ेगा, फैलेगा तो एक बार फैलेगा। तो जरूरी है ना कि वो सारे के सारे सेल्स एक दूसरे के साथ बहुत कस के बंधा हुआ हो, मजबूती के साथ, ठीक है। सारे के सारे एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती से बंधा हुआ हो, और बंधा होता भी है। तुम अगर देखोगे तो कुछ प्रोटीन है जो कि गांठ के जैसे यहाँ पे प्रेजेंट है, इधर भी वो अपना रस्सी लगा हुआ है, रस्सी से इस सेल को भी बांधे हुआ है, इधर भी रस्सी से अपने सेल को बांधे हुआ है, ठीक है। दोनों तरफ पकड़ के रखना है इस सेल, इस स्ट्रक्चर को जो कि गांठ के जैसे यहाँ पे है और दोनों तरफ बांध के रखता है, इस ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं डेस्मोजोम। तुम लोग स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में चैप्टर नंबर 7 में इस चीज को पढ़ चुके हो, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, बाद में पूछना होगा पूछ सकते हो, मैं केवल नाम लिखता हूँ। डेस्मोजोम के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे जितने भी कार्डियक सेल्स हैं, दिस ऑल आर इंटरकनेक्टेड वाया टू इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। द फर्स्ट वन स्ट्रक्चर इज गैप जंक्शन, जो बहुत तेजी से मटेरियल के ट्रांसपोर्ट होने में मदद करेगा, और दूसरा डेस्मोजोम एकदम कस के पकड़े रहेगा दोनों को, ताकि दोनों एक साथ काम करें, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे एक डिस्क जैसा संरचना बन गया, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ध्यान। यहाँ पे अगर देखेंगे तो पता चलेगा, यहाँ पे ये डिस्क के जैसा संरचना बन गया दो सेल के बीच में, ये डिस्क का जैसा संरचना, जिसमें गैप जंक्शन और डेस्मोजोम का होना कंपलसरी है। समझ रहे हो ना? अगर ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए ना तो उसको स्पेशल नाम देते हैं हम लोग, ध्यान देना। क्या नाम देते हैं? इसको हम लोग नाम देते हैं इंटर क्या कैलेटेड डिस्क के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये इंटर कैलेटेड डिस्क ना केवल और केवल कार्डियक मसल के पास नहीं है। अभी इजराइल के पास में एक बहुत ही भयानक हथियार है, इसको बोलते हैं आयरन डोम। वो ऐसा हथियार है जो अगर तुम्हारे घर के छत के ऊपर में लगा दिया जाए ना, तो कहीं से भी कोई रॉकेट अगर फेंकेगा तुम्हारे घर के ऊपर में, तो यहीं से उसको तबाह कर दिया जाएगा, हवा में उसको मार दिया जाएगा। इजराइल को पता है कि ऐसा हथियार हमको बनाना पड़ेगा, नहीं तो इतना दुश्मन है, 56 इस्लामिक कंट्रीज उसके पीछे पड़ी हुई है मारने के लिए उसको, उसके पीछे इतना। जी सर, बोला जाए। क्लास बाइंड अप करिए, क्योंकि 9:15 से फिर से क्लास है। ओके ओके, हाँ सर। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कितना मतलब इंटरकलेटेड डिस्क का होना बहुत जरूरी है, ताकि हमारा मूवमेंट जो है कोऑर्डिनेटेड मैनर में कार्डियक मसल में हो सके। तो ये इंटरकलेटेड डिस्क जो प्रेजेंट है, ये ओनली इन कार्डियक मसल्स है, ध्यान रखना। कहीं पे भी अगर इंटरकैलेटेड डिस्क अगर मिल जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो कार्डियक मसल सेल है, ठीक ना। तो कहीं पे भी अगर कार्डियक मसल सेल को पहचान करना हो तो भाई साहब इतना पॉइंट आप खोज लीजिए, पता चल जाएगा कार्डियक मसल सेल है। सिलेंड्रिकल होना चाहिए, ब्रांचिंग होना चाहिए, एसोसिएशन प्रेजेंट होना चाहिए, और इंटरकलेटेड डिस्क तो एकदम जरूरी है ना। कहाँ पे पाया जाता है? तो हार्ट में। कौन सा लेयर में? तो मायो कार्डियम वाले लेयर में, ओके ना। तो भैया क्या क्या हम लोग डिस्कस किए हैं, फिर से एक बार बाइंड अप कर देते हैं। हमने डिस्कस किया मोमेंट क्या है, कितने तरीके का, फिर डिस्कस किया लोकोमोशन क्या है, फिर हमने डिस्कस किया क्या हर एक मोमेंट लोकोमोशन हो सकता है, हमने बोला नहीं। फिर हमने डिस्कस किया मसल्स जो है वो कितने तरीके के हैं, मस्कुलर टिश्यू को हमने डिस्कस किया, स्केलेटल मसल सेल का स्ट्रक्चर हमने देखा, स्मूथ मसल सेल का स्ट्रक्चर हमने देखा, कार्डियक मसल सेल का हमने स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगले क्लास में हम लोग जो जरूरी चीजें हैं, जहां से नीट में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं।